यू हैव साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील। जी। अच्छा, अब तो ब्रिक्स क्या करेगा और एससीओ क्या करेगा, और कहाँ कहाँ ओवरलैपिंग होगी और कहाँ नहीं होगी। तो आई थिंक ये क्लैरिटी अब आनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को अटैक किया, एससीओ को अभी तक नहीं अटैक किया। ब्रिक्स को अटैक किया बिकॉज वो समझता है कि ब्रिक्स प्लेटफॉर्म बनेगा टू काउंटर द वेस्टर्न प्लेटफॉर्म ऑफ डॉलर एंड नेटो। तो और ब्रिक्स जो है उसके अंदर वो इट्स वहाँ लीडरशिप नहीं है चाइना की। वहाँ चाइना, रशिया, इंडिया सारे मोर और लेस इक्वल पार्टनर्स हैं, इंक्लूडिंग ब्राजील, बहुत बड़ा मुल्क है, बिग जीडीपी। तो एक तो ये चीजें अभी सॉर्ट आउट होनी है। सो दूसरी चीज जो है वो ये है कि अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा कू है कि ब्रिक्स को तो वैसे ही वो तकड़े कर रहे हैं और लोग भी जा रहे हैं उसके अंदर, मगर इंडिया का वहां जाना वो स्ट्रेंथन कर रहा है एससीओ को। मगर एक फिर तीसरा मसला भी खड़ा हो गया जी। वो ये है कि आरआईसी जी। आरआईसी रशिया, इंडिया, चाइना, वो भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको चाइना और रशिया एक्टिवेट कर रहे हैं और इंडिया जो है उस पर हामी भर रहा है। तो ये तीन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां इंडिया, चाइना और तीनों बैठे हुए, और कुछ समझ नहीं आ रही कि तीनों के मकसद क्या है। अच्छा, चाइना और रशिया का तो समझ आती है कि वो इंडिया को अमेरिका से खींच के अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, बिकॉज इंडिया इज ऑब्वियसली वन ऑफ द 6-7 बिग पावर्स। ग्रेट पावर नहीं है मगर बिग पावर तो है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, साइज ऑफ इकोनॉमी। और अभी भी आप देखें इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 7-8 मेरा ख्याल है दुनिया की कोई इकोनॉमी नहीं है जो इस तरीके के साथ इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है। और अगर ऐसी ग्रो करती रही तो वो रशिया से आगे चली जाएगी और इट विल बी चाइना के बाद इट विल बी इंडिया, ब्राजील से भी आगे निकल जाएगी। तो आई थिंक इंडियंस को इस बात का एहसास है, सो दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एन इंडिपेंडेंट स्टांस। मगर प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ यूरोपियंस जो है वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो अपने जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं उनको कहते हैं खत्म करें और यूरोप जो है इसको यूरोप बना दिया जाए, यूरोपियन यूनियन नहीं यूरोप ही बना के एक मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप की बात होनी शुरू हो गई है वहाँ। उन्हें एहसास कमतरी हो गया कि यार हम तो अब बिल्कुल ही फारग हो गए हैं, हमें तो डोनाल्ड ट्रंप भी घास नहीं डालता और हम खुद अपनी डिफेंस भी नहीं कर सकते, तो लेट्स गेट टुगेदर एंड डू समथिंग एंड बिकम अ पावर अगेन। और उधर जो है चाइना, रशिया, दे आर गोइंग अप। और तो आई थिंक इस किस्म की वलवला है, एक किस्म की टर्मोइल है इंटरनेशनल ग्लोबल सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर अब बड़ा वाजे हो गया है कि देयर इज गोइंग टू बी अ चैलेंज टू अमेरिका एंड द वेस्ट। और उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आएगी या टेंशन आएंगे वो आपको अभी आने शुरू हो गए, नजर आने शुरू हो गए। उसमें सबसे पहले इंडिया ने जैसे कहते हैं रैंक्स ब्रेक किए। इंडिया 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां अमेरिका इज नॉट रिप्रेजेंटेड और इन सम वेज उसकी इंटरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अमेरिका। मगर इसके अलावा इंडिया जो है वो मल्टीलैटरल फोरम तो में तो हिस्सा ले रहा है, मगर वो क्वाड के अंदर भी बैठा हुआ है। क्वाड इज मतलब है क्वाड अमेरिका ने बनाया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, वो चाइना के खिलाफ है। उसकी बेसिक एम मोटिवेशन है चाइना को कंट्रोल करना, उसको रोकना, और इन द साउथ चाइना सी एक्सेट्रा। अच्छा, इंडिया जो है वहाँ पार्टिसिपेशन इंडिया की जो है वो मतलब है ल्यूकवार्म रही है, मतलब है ना गर्म रही है ना ठंडी रही है भी और नहीं भी है, जैसे एससीओ के अंदर है भी और नहीं भी है। अब इंडिया को फैसले करने पड़ रहे हैं कि वो कहाँ खड़ा होगा। इंडिया की कोशिश है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, ऑटोनोमस रहे, अमेरिका का मोहताज ना बने, किसी का मोहताज ना बने। और वो जो फलसफा है किसी का ना मोहताज बनना, वो तो चाइना, रशिया वगैरह इन सब इस ग्रुप का है फैसला कि हम किसी के मोहताज नहीं है और हम वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, हर एक की सिक्योरिटी जो है वो हम सबकी मिलकर सिक्योरिटी है। ये सम जीरो गेम नहीं होनी चाहिए कि आपकी सिक्योरिटी एट माय एक्सपेंस। इसके अंदर जितने लोग हैं वो चाइनीज फिलॉसफी ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी उसको करते हैं। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये आ रहा है, बाकी तो ठीक है मगर इंडिया पाकिस्तान का कलेक्टिव सिक्योरिटी का मसला बना हुआ है ना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जो है वो सम जीरो गेम नहीं है। इंडिया अगर कुछ करता है तो पाकिस्तान वापस करता है, तो इंडिया पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम इन दिस फिलॉसफी ऑफ चाइना। तो अगर इंडिया इस बात को मान जाए जो चाइना की फिलॉसफी ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी,
तो फिर मैं समझता हूँ ये बहुत पावरफुल ब्लॉक बन सकता है। मगर उसके लिए इंडिया एंड पाकिस्तान इनके दरमियान तल्लुकात ठीक होने होंगे और कश्मीर का मामला जो है कहीं ना कहीं जाके सेटल होना पड़ेगा। फिर जाके इनकी कलेक्टिव सिक्योरिटी, जो चाइना की जो विजन है, ये तजारत की जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए और सबकी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट किया जाए मिलजुल के। मगर अभी तो चाइना और इंडिया के मसले हैं वो तो अभी हल नहीं हुए। अभी फौरी तौर पे फैसला ये हुआ कि उनको पीछे कर दिया जाए। बात आगे बढ़ाएं तजारत की और डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स की, और बाकी जो मसले हैं, बॉर्डर इश्यूज है, वो बाद में देखे जाएंगे। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ ने जब इंडिया के साथ बात की थी कश्मीर की, तो इसी किस्म का फॉर्मूला था। तो मेरा ख्याल है कि अभी एससीओ इज प्रेमेच्योर कि ये कोई फोर्स बनेगी। मगर ये जरूर है कि इंडिया ने पैगाम जो भेजा है वो अमेरिका को पैगाम भेजा है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुसूसन, कि तुम जो धमकियां दे रहे हो हमें, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और हम अपने रास्ता इख्तियार करेंगे। तुमने जो टैरिफ लगाने लगा के देख लो। तो मेरा ख्याल है ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये बेसिक जो है ना, इसका रिएक्शन जो है वो अब सारा यूरोप और ट्रंप के ऊपर आएगा कि वो अब क्या करेंगे, हाउ विल दे डील विद दिस इशू। बिकॉज इंडिया तो बागी हो गया है उनका कैंप छोड़ गया, दूसरे कैंप में नहीं गया मगर उनका कैंप छोड़ गया। क्या ये वापस इंडिया और अमेरिका के तल्लुकात ठीक हो जाएंगे, ये नहीं होंगे, या डोनाल्ड ट्रंप सॉरी करके पीछे हट जाएगा और फिर इंडिया के साथ बात चल पड़ेगी। सबसे मुश्किल इस वक्त जो डिप्लोमेटिक गेम है उस पर अब इंडिया ने, हमने देखना है कि इंडिया क्या करेगा इस डिप्लोमेटिक गेम में। तो अभी इट्स प्रीमेच्योर टू से कि ये कोई बहुत बड़ा इवेंट है, मगर प्योरली फ्रॉम अ विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑप्टिक्स से ऐसे लगता है वाह ये कोई बड़ी जबरदस्त चीज बनने जा रही है। मगर इट्स टू प्रेमेच्योर, अभी ऐसी कोई चीज नहीं है, अभी तो ये सिग्नलिंग हो रही है सिर्फ। अच्छा, ये तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई, लेकिन ऐसे में चाइना ये भी साबित कर रहा है कि वो दोस्तों और दुश्मनों को एक मेज़ पर लाने की अहलियत रखता है। पॉपुलिस्ट रहनुमा भी आ रहे हैं, ऑटोक्रेट्स भी आ रहे हैं और सभी वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। और जहाँ सिग्नलिंग हो रही है वो भी आपने बताया कि कौन इसको बगौर देख रहा होगा। पीर को जब नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से मिल रहे होंगे तो ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद अपना रद्द-ए-अमल भी दे सकते हैं इस पर। लेकिन सेठी साहब, मॉस्को के लिए इसमें क्या है समिट में? अलास्का के बाद रूस एक बार फिर से रेलेवेंट हुआ और उसके बाद अब जो उनके ऊपर पाबंदियां भी हैं वो तियानजिन में भी खातिर में नहीं लाई जाएंगी, एतराज़ नहीं किया जा सकता। बट एशियाई शराकतदार कितने अहम हैं मॉस्को के लिए? देखिए, ये मॉस्को के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना कि इंडिया आ गया वहाँ, क्योंकि इस वक्त इंडिया के ऊपर प्रेशर है कि वो रूस के ऊपर प्रेशर डाले। तो इसलिए इंडिया का आना वहाँ ये मतलब है कि रूस की ये इट्स ए विक्ट्री फॉर रशिया कि जी इंडिया जो है वो अमेरिका की बात नहीं मानेगा, तेल खरीदता रहेगा और तजारत करता रहेगा रूस के साथ। तो आई थिंक फ्रॉम द रशियन पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत अहम है। मगर इसी तरीके के साथ रशिया और चाइना और इंडिया का जो RIC है, वहाँ भी कोशिश है इनकी कि वहाँ भी ये तीनों इकट्ठे हो जाए और कम से कम अपने जो जॉइंट इंटरेस्ट है अगेंस्ट अमेरिका वो करें। मगर देखिए ना, इंडिया की क्या प्रॉब्लम है SCO के अंदर, या ये SCO और ये ब्रिक्स के अंदर, पैलेस्टाइन, इजराइल। अब लोगों ने इजराइल को ठीक ठाक कंडेम किया, जेनोसाइड ये इंडिया ने नहीं किया। इंडिया ने अपने तल्लुकात इजराइल के साथ बरकरार रखे। अगर किसी के तल्लुकात हैं इजराइल के साथ आउटसाइड द वेस्टर्न वर्ल्ड, इट्स इंडिया। बाकी सब जो है वो कंडेम कर रहे हैं, टर्की भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, मगर इंडिया जो है वो उसने अपना एक न्यूट्रल सा स्टांस लिया हुआ है। अब किस हद तक SCO के अंदर या ब्रिक्स के अंदर, जहां बाकी सारे कंडेम कर रहे हैं, तो क्या होगा? इश्यू ये है कि SCO के अंदर कोई ऐसे फैसले नहीं हो सकते जो यूनानिमस ना हो। तो अगर कल कोई SCO वाले फैसला करते हैं कि हमने कुछ स्टेटमेंट देना है इजराइल के ऊपर या पैलेस्टाइन के ऊपर, और उस स्टेटमेंट के अंदर इंडिया कहता नहीं हम नहीं इस पर साइन करेंगे, तो प्रॉब्लम बन जाता है ना। तो आई थिंक इंडिया का जाना भी इज अ गुड थिंग, और दरार डालना या पूरा उतरना ना वहाँ, उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई थिंक इंडिया की इस वक्त पोजीशन बड़ी एम्बिगुअस है। उनको मेरा ख्याल है इंडिया को खुद नहीं पता कि अब उन्होंने करना क्या है। अभी वो हाथ पैर मार रहे हैं और वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हम ये किया है कि तू करके देख ले, हम जब हम हैं तो फिर ठीक है। वो इस किस्म की भी मेरा ख्याल है उनका फलसफा है। आई डोंट थिंक उन्होंने इसको सोचा डीपली। ये है मुमकिन है कि वो, क्योंकि अभी तक उनकी डिस्कशंस जारी हैं तजारत के बारे में, वो जो 25% जो पहला लगा है, नॉट द सेकंड 25%, तो उसके ऊपर अभी तक इनकी जो नेगोशिएशंस है वो चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है इंडिया जो है वो इस वक्त मुश्किल हालात में है। अब देखते हैं इंडिया कैसे बैलेंस करता है सब चीजों को।
अच्छा, इससे पहले जब भी समिट हुए एससीओ के किसी भी लेवल के, चाहे फॉरेन सेक्रेटरीज लेवल के थे, और बात हुई गजा की, इसराइल की, तो इसराइल की मजम्मत से इंडिया बाज रहा, जैसे आपने हवाला दिया। रशिया यूक्रेन वॉर की बात हुई तो रशिया की मजम्मत इंडिया ने नहीं की। इसके अलावा पहलगाम अटैक, ये जुलाई में जब ये इजलास हुआ तो पहलगाम अटैक के ऊपर चाहता था इंडिया के पाकिस्तान की मजम्मत की जाए, नाम लेकर बाकायदा उसमें एलामिया में शामिल किया जाए, लेकिन इस पर इतफाक नहीं हो सका, तो जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई थी। अब सेठ साहब, ये सब वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो जाहिर है ये एक मुतबादिल सिस्टम की बात करेंगे, जो आलमी बालादस्ती है या इजारादारी है उसकी टक्कर की बात करेंगे कि उसके मुतबादिल निज़ाम क्या हो सकता है, मुतबादिल रूट्स क्या हो सकते हैं, करेंसी क्या हो सकती है, किसी एक हिकमत अमली की तरफ जाएंगे। तो क्या समझते हैं आप कि जॉइंट स्टेटमेंट किस नौइयत की आ सकती है? ये मुमालिक मिल बैठकर क्या एक फैसला कर सकते हैं जो सलामती से बढ़कर हो? डिलीवरेबल्स क्या हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ज्यादा आप तवक्को करेंगे कोई बहुत अर्थ शैटरिंग किस्म का स्टेटमेंट आएगा वहां से। जस्ट बिकॉज इंडिया वहां चला गया इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे यूनाइटेड हो गए हैं और बड़ा जबरदस्त किस्म का ब्लास्ट आने वाला है वहां से। मेरा नहीं ख्याल, बड़ा सोच समझ के वो स्टेटमेंट आएगा। इनकी कोशिश ये होगी कि सारे साइन ऑफ करें, कोई उस पर डिसएग्रीमेंट ना हो। मगर इंडिया इस वक्त तैयार नहीं है यूक्रेन के ऊपर अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए और इसराइल के ऊपर अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए। इसलिए मेरा ख्याल है कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां वो किनारा कर देंगे और जनरल बातें करेंगे, और इसकी ऑप्टिक्स के ऊपर ही ज्यादा जोर होगा। उधर ब्रिक्स के अंदर जो कि ज्यादा इकोनॉमिक फोरम, तो वहाँ ये हो सकता है कि वहाँ बिकॉज वहाँ पैलेस्टाइन एंड यूक्रेन इज नॉट इम्पोर्टेंट इन ब्रिक्स। ब्रिक्स के अंदर इकोनॉमिक मैनेजमेंट, डॉलर को की करेंसी को चैलेंज करना, बैंकिंग सिस्टम को करना, इंडिपेंडेंट, दैट सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट टू ब्रिक्स। तो मेरा ख्याल है यहाँ ये अभी कोशिश होगी कि ये ओवरलैप ना हो, वो अपना काम करें, ये अपना काम करें। ये ज्यादा एससीओ जो है ना, आई थिंक ये ज्यादा ऑप्टिक्स के लिए है। और ऐसे मौके पर हथियारों की नुमाइश, उसके लिए विक्ट्री डे का एहतमाम, उस मौके पर आलमी रहनुमाओं का मौजूद होना, ये क्या मैसेजिंग करेगा? नहीं, कोई खास मैसेजिंग नहीं है, बस वो ये कहना कि अब सारे आ ही गए हैं। इंडिया का जाना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और चाइना के अंदर वेरी बिग थिंग, एंड देन ऑफ कोर्स विक्ट्री परेड, कोरिया के प्रेसिडेंट का आना। आई थिंक ये बेसिकली बताया जा रहा है कि देखें, जब हम हैं तो फिर देखा जाएगा आपको, हम सब इकट्ठे हो रहे हैं और ये शो ऑफ यूनिटी इन शो ऑफ फोर्स हो रही है, मगर इसके कोई प्रैक्टिकल